ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से स्टडी। और ये हमारा रहने वाला है क्लास नंबर 6 एमएस वर्ड का। और इसके पहले आप लोगों को पता है कि हमने 5 चैप्टर्स जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें हमने टोटल अलग-अलग टैब्स, अलग-अलग हमारे ग्रुप्स की बात कर लेते हैं या फिर अलग-अलग फीचर्स, टूल्स की बात कर लेते हैं, हमने सीखा है। आज हमारा ये आखिरी क्लास रहेगा एमएस वर्ड के ऊपर, जिसमें हम लोग जो एमएस वर्ड के कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से स्पेशली जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि देखिए, ये जो एडवांस फीचर है, बेसिकली इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको जाननी है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी आपकी मेल मर्ज, जो आपके एक एडवांस फीचर के अंदर आता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे मैक्रो की, कि मैक्रो आखिर क्या होता है, और मैक्रो के बाद फिर हम लोग बात कर लेंगे कि जो हमारी शीट्स होती हैं, जो हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट वगैरह कर पाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इन्हीं एडवांस फीचर्स के बारे में। ना केवल सिर्फ थ्योरेटिकली आपको बताएँगे, बल्कि हम लोग सारा का सारा जो प्रक्रिया है, वो लोग करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल मर्ज के बारे में कि आखिर ये जो मेल मर्ज फीचर है, ये करता क्या है? बड़ा ही फेमस फीचर है आजकल, पिछले कुछ एग्ज़ाम में काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहता है। इससे सवाल जो है बिल्कुल यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए मेल मर्ज में बेसिकली होता क्या है? तो एक समझ लीजिए कि यहाँ पे 2 टर्म है, मेल और मर्ज, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये समझिए कि मेल क्या होता है? मेल एक प्रकार का समझ लीजिए कि एक मैसेज वगैरह जैसा फॉर्मेट होता है, जिसमें जैसे हम लोग किसी को कहते हैं कि मेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ इमेजेस हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, जिसको कि हम लोग कंपोज़ करके किसी को भेजने का काम करते हैं। तो ये जो मेल मर्ज फीचर है, ये क्या करता है? बेसिकली मेल मर्ज फीचर को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक सेम तरीके की फाइल को हम लोग मल्टीपल लोगों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ कि मान लीजिए कि कोई एक स्कूल है, जिसका एक मार्कशीट का इस तरीके का फॉर्मेट है, यहाँ पे इस तरीके से अलग-अलग सब्जेक्ट का टेबल बना हुआ है। तो अब देखिए, अब सारे स्टूडेंट्स की अब मार्कशीट हम लोग बनाने जाएँगे, तो क्या बार-बार इस फॉर्मेट को बनाएँगे? क्या बार-बार हम लोग नंबर को पुट करेंगे? तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। तो ऐसे काम जहाँ पे हमें सेम फॉर्मेट पे बहुत सारे लोगों को सेम चीज़ें भेजनी होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो मेल मर्ज फीचर का यूज़ करते हैं। और इस मेल मर्ज फीचर के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एमएस वर्ड के साथ-साथ, अ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वर्ड के साथ-साथ आपको एक्सेल जो फ़ाइल होती है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो मेल मर्ज फीचर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे सेम तरीके के फॉर्मेट वाले फ़ाइल मल्टीपल लोगों के लिए हमें क्रिएट करने होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब देखिए, इस मेल मर्ज को करने का टोटल 6 स्टेप होता है, ये बात आपको याद रखना है। और ये 6 स्टेप क्या-क्या होता है, अभी हम लोग करके सीखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे आपको शायद चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आपको अभी इतनी बेहतर समझ में ना आए। लेकिन जब हम करके देखेंगे तो ये सारे स्टेप्स बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है? तो चलिए बिना देरी के हम लोग मेल मर्ज फीचर पे आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये मेल मर्ज फीचर काम करता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल मर्ज फीचर को एक्सेस करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो ये इस तरीके का आपका एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे मान के चल लीजिए कि ये एक मार्कशीट का फॉर्मेट है, कि हमने बना दिया है एक बेसिक-बेसिक, कि भाई जेएसए के लिए यहाँ पे एक बेसिक हम लोग मार्कशीट क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी एक फॉर्मेटिंग हमने सेट कर ली है कि भाई यहाँ पे नाम होगा, इसके नीचे प्रेफ़रेंस हो गए, इसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि भाई यहाँ पे टियर 1, टियर 2 वगैरह के मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें होंगी, और लास्ट में हम लोगों को स्टेटस दिखाना है। तो अब देखिए, ये फॉर्मेट तो सबके लिए सेम रहेगा, बट क्या इसमें सबका नाम और प्रेफ़रेंस थोड़ी सेम रहेगा कि हम सब सारे लोगों को सेम तरीके की चीज़ें भेज देंगे। अब मानिए कि मुझे सबकी मार्कशीट तैयार करनी है एक साथ, जितने भी लोग होंगे, तो इसमें सबका नाम अलग होगा, सबके प्रेफ़रेंसेस अलग होंगे, टियर 1 का मार्क्स अलग होगा, तो ऐसे ही काम जहाँ पे ये फ़ॉर्मेट तो सबकी सेम रहेगी ना, तो फ़ॉर्मेट सेम रहेगा, डेटा चेंज हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो मेल मर्ज फीचर को यूज़ करते हैं। अब मेल मर्ज फीचर को यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, तो मेल मर्ज फीचर जो होता है आपका यहाँ पे मेलिंग टैब के अंदर होता है, ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए, मेलिंग टैब के अंदर ना कुछ-कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ग्रुप्स होती हैं, जैसे पहला ग्रुप होता है क्रिएट, दूसरा होता है मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज, तीसरा होता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड, चौथा होता है प्रीव्यू एंड लास्ट होता है फिनिश। ये टोटल इतने यहाँ पे 5 जो होते हैं ग्रुप्स होते हैं। पहला जो आपका क्रिएट वाला ग्रुप है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप, जैसे मैंने कहा कि एक सेम तरीके की डॉक्यूमेंट जो होता है, हम लोग बहुत सारे लोगों को भेजने का काम करते हैं। तो इसमें क्या-क्या आता है, तो जनरली क्या होता है कि हम लोग इसमें लेबल्स वगैरह प्रिंट करते हैं, या फिर हम लोग एनवेलप्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि सेम एनवेलप हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को उनके नाम से भेजते हैं। इस प्रकार से आपको पता होगा। तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड यहाँ पे आपको चीज़ें दी रहती हैं, आप चाहें तो इसको प्रिंट वगैरह कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, जैसे ये एनवेलप के हिसाब से ये जो है, ये अपने आप ये एनवेलप के डायमेंशन में चला गया है, और इस पे जैसे ही हम कोई डेटा वगैरह चेंज करेंगे, तो ये एनवेलप के हिसाब से प्रिंट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे एनवेलप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो आप उसको यहाँ पे एनवेलप
वगैरह को प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मेन काम जो रहता है, हम लोग डॉक्यूमेंट पे काम करना सीखते हैं कि अगर हम लोग डॉक्यूमेंट पे काम करना सीख जाएँगे, तो चाहे एनवेलप बनाना हो या फिर लेबल्स बनाने हो या कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास इस तरीके का एक फॉर्मेट होना चाहिए कि इस फॉर्मेट के ऊपर मुझे क्या चाहिए, लोगों की मार्कशीट चाहिए। अब देखिए यहीं पे काम आता है आपका क्या, तो फॉर्मेट जो है आपका एमएस वर्ड के ऊपर होता है। लेकिन अब इसमें हम लोगों ने फॉर्मेटिंग तो कर ली, लेकिन ये मार्क्स कहाँ से लेके आएँगे? तो अब क्या हम लोग मैनुअली यहाँ पे सबके मार्क्स लिखेंगे कि भाई इसके 100 मार्क्स हैं, इसके मान के चल लीजिए 60 मार्क्स हैं। तो ऐसे लिखेंगे तब तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और एक-एक करके हम लोग कितनी ही मार्कशीट बनाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग मेल मर्ज यूज़ करेंगे और इसके ही चलते हम लोगों को ज़रूरत क्या पड़ता है, तो ये जो डेटा होता है, ये सारा डेटा हमारे पास मेक श्योर कि एक्सेल शीट के अंदर होनी चाहिए एंड एक्सेल शीट के अंदर हमारा जो हेडिंग होगा, ये सेम हेडिंग जो होगा हमारे वहाँ पे रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो जो भी डेटा हम यहाँ पे अपनी एक्सेल शीट पे रख के चलेंगे, जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पे ज़ूम करूँगा, ठीक है? तो देखिए अभी फ़िलहाल के लिए मैंने एक डेमो डेटा बनाया है जिसमें टोटल 10 कैंडिडेट्स हैं, जिसकी मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रेफ़रेंस लगाई है, उनके टियर 1 का मार्क्स यहाँ पे रैंडमली भरा है, टियर 2 के मार्क्स हैं, सीपीटी के मार्क्स हैं, टाइपिंग का उनका स्टेटस है और लास्ट में उनको बताएँगे कि भई ये क्वालीफाई हुए कि नहीं। तो ये तो चलिए ये हमारा डेटाबेस हो गया। तो आप समझिएगा कि मेल मर्ज में अगर आपको ये पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेटिंग कहाँ सेट होती है, तो एमएस वर्ड पे होती है, लेकिन उसका डेटाबेस कौन यूज़ होता है? तो डेटाबेस के लिए हम लोग एक्सेल शीट को यूज़ करते हैं। ठीक है? एक्सेल शीट को यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये एक एक प्रकार का मैंने फाइल बना रखा है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जेएसए मार्कशीट डेटा के नाम से इसको सेव किया हुआ है। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं अपनी डेटा को सबसे पहले तैयार कर लेते हैं, हमारे पास डेटा आ गया। अब इसी डेटा को यूज़ करके हमें क्या करना है, मार्कशीट तैयार करनी है। तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएँगे, तो हमारा जो ये वर्ड का हमारा एप्लीकेशन है, इस पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे खेल शुरू होता है अब किसका, तो मेल मर्ज का। अब हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं कि अभी जो हमारा एमएस वर्ड का ये जो फाइल है, इसमें उस एक्सेल शीट का कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले उस एक्सेल शीट को हम इससे कनेक्ट करेंगे। तो पहला प्रोसेस क्या होता है कि भई हमारा जो ये होता है रिसिपिएंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं तो सेट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा जो एक्सेल शीट होता है उसको कनेक्ट करने का काम करेंगे हमारे वर्ड से। उसके लिए हम लोग जाएँगे सेलेक्ट रिसिपिएंट। अब सेलेक्ट रिसिपिएंट पे जाने के बाद ना आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है? और आपको अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? मैं ओके, ठीक है। तो सेलेक्ट रिसिपिएंट पे जाएँगे, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर टाइप अ न्यू लिस्ट मतलब अगर आप टाइप करना चाहते हैं यहीं से, तो आप सिंपल टाइप करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या है कि हमने ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लिस्ट बना रखी है, तो मैं एग्जिस्टिंग लिस्ट लिस्ट पे जाऊँगा और सिंपल मैं जाके अपने यहाँ से क्या कर दूँगा तो उसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? जहाँ पे भी मैंने वो फ़ाइल बना के रखी हुई है, तो देखिए जैसे मार्कशीट डेटा के नाम से मैंने ये बनाया था, तो सिंपली यहाँ पे दिखा देगा कि इसमें सिर्फ़ एक शीट है। मैं आपको वेरिफ़िकेशन के लिए दिखा देता हूँ, देख सकते हैं शीट 1 पे ये हमारा डेटा है, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे दिख रही है, इसको हम सिंपल इम्पोर्ट कर लेंगे। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, ये हमारा अटैच हो गया। अब ये अटैच हुआ कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि अगर हम लोग एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे आएँगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो हमारे स्टूडेंट का डेटा था आपको दिखाई दे देगा। मतलब साफ है कि हमारा जो एक्सेल शीट है, वो हमारे इस वर्ड से अब कनेक्ट हो गया। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सेल शीट हमारी कनेक्ट हो गई, इसको हम लोग फिलहाल ओके कर देंगे। अब खेल शुरू होता है कि भई हमें कहाँ पे क्या चीज़ें चाहिए। तो अगर हम लोगों ने एक्सेल शीट को कनेक्ट कर दिया, तो अब जो अगला काम आता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड क्या होता है? तो बेसिकली जहाँ पे हमें जिस फंक्शन को इंसर्ट करना है, मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि इस नेम के आगे मुझे चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स का नाम दिखे, तो इस नेम के सामने मैं अपना कर्सर लेके आऊँगा और यहाँ पे हम लोग अब जो हमारी फील्ड्स हैं, जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, आप देख सकते हैं एक्सेल में जो क्रिएट की थी, ये जो ऊपर वाली फील्ड्स हैं, उसको वहाँ पे इम्पोर्ट करना शुरू करेंगे। तो नेम के सामने सबसे पहले आप जाएँगे और इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएँगे तो देखिए सारे फील्ड्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो नेम के सामने हमें नेम दिखाना है, तो हम नेम सेलेक्ट कर लेंगे। प्रेफ़रेंस के सामने में क्या लगा देंगे, इंसर्ट कर देंगे तो हमारे पास जो ये प्रेफ़रेंस रहेगी वो लगा देंगे। टियर 1 के सामने जो है इंसर्ट क्या कर देंगे तो टियर 1 को कर देंगे। तो जि इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे तो सारे फ़ील्ड्स को जो हमें हमारी मर्ज फ़ील्ड है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको फटाफट इसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ और स्टेटस को हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है? तो अभी अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस यहाँ पे जो भी फ़ील्ड हमने ऐड अटैच करी है, वो फ़ील्ड का नाम दिख रहा होगा। तो क्या इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ? आपको लगेगा कि ये तो अजीब-सा दिख रहा है, इसमें स्टूडेंट्स का नाम कहाँ है? तो अब हमारा काम हो गया,
ठीक है? हमारा काम हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे। नेक्स्ट काम के लिए ना अगर आपको चाहिए कि हमने जो ये अटैच करा है ये सही भी है या नहीं है, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं तो पहले प्रीव्यू देखते हैं। तो रिज़ल्ट का प्रीव्यू रिज़ल्ट जब हम करेंगे तो देखिए आपको दिखा देगा कि ये स्टूडेंट 1 है, जिसका केवीएस प्रेफ़रेंस है, 210 मार्क्स इसने स्कोर करे हैं टियर 1 के अंदर और टोटल यहाँ पे देखोगे तो ये शॉर्ट लिस्टेड है। अगर आप इस डेटा को मैच भी कराना चाहो तो देखिए स्टूडेंट 1 है जिसने केवीएस को ऑप्ट किया है, 210 मार्क्स है, 65 है टियर 2 में, टोटल यहाँ पे क्या है ये शॉर्ट लिस्टेड है। तो बेसिकली जो डेटा हमारे पास वहाँ था आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा आ गया है। तो अगर ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से आपको दिख रही है लेकिन अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ तो सिर्फ़ एक ही डेटा हमारे पास आया, बाकी सारे लोगों की तो मार्कशीट बनी नहीं। तो अगर आपको लगता है ये देखिए ये फ़ॉर्मेटिंग को चेक करने के लिए होता है कि यहाँ जो डेटा दिख रहा है सब कुछ अच्छे से दिख रहा है ना, बस आप कन्फर्म कर लो। तो हमने सिर्फ़ अभी प्रीव्यू किया था तो प्रीव्यू ओके है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है फिनिश एंड मर्ज। अब लास्टली हम लोग जब फिनिश एंड मर्ज करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं कि हम एक-एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि कुछ-कुछ जगह पे आपको चेंजेस करने हैं इंडिविजुअली, तो आप वहाँ कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि हम लोग देखने के लिए कि भाई हमारा सारा डेटा जो है अच्छे से प्रीव्यू हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम लोग इंडिविजुअल डिटेल पे जाते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको सारे ऑल रिकॉर्ड पे करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो सारे ऑल रिकॉर्ड पे जैसे ही मैंने किया तो देखिए थोड़ा-सा ये टाइम लगेगा और अब ये जो है ऑटोमैटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टूडेंट 1 का डेटा है, नीचे देखेंगे ये स्टूडेंट 2 का डेटा है जो भी सेलेक्टेड है। इसी प्रकार से आप नीचे जाएँगे तो इसने सबकी मार्कशीट विदिन अ सेकंड बना दी है, ठीक है? स्टूडेंट 4 का ये आ गया, स्टूडेंट 5 का आ गया जो कि आप देख सकते हैं 189 स्कोर था और टाइपिंग में ये फेल हो गया जिस वजह से ये नॉट शॉर्टलिस्टेड है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे टाइपिंग में यहाँ पे 189 मार्क्स लेके जो है टाइपिंग फेल होने की वजह से स्टूडेंट 5th जो है ये क्या हो गया नॉट शॉर्टलिस्टेड हो गया। तो देख सकते हैं कि कितनी जल्दी हमने इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेट हमने बनाया था और ऑटोमैटिकली हमारे पास ये एक अलग पीडीएफ बन के आ जाता है। देख सकते हैं ये एनवेलप 1 के नाम से आ गया है। ठीक है? एनवेलप 1 के नाम से हमारे पास ये बन गया और जो भी 10 मार्कशीट हमें बनानी थी, ये 10 के 10 विदिन सेकंड्स हमारे पास तैयार हो गए। तो देख सकते हैं सेम फ़ॉर्मेट पे हमने कैसे सारे लोगों के लिए जो है अपना डिटेल जो है सबमिट करा लिया। तो इस तरीके से हम लोग मेल मर्ज को यूज़ करते हैं। ठीक है? तो मेल मर्ज की फीचर को एक्सेस करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? तो मेलिंग टैब के अंदर जाते हैं। मेलिंग टैब के अंदर क्या-क्या प्रोसेस होता है? वो हमने भी करके देखा। ठीक है, अब इसमें ना कुछ चीज़ें और होती हैं, अगर हम चाहें तो हम ये अगर देखना चाहें कि भई आखिर कौन-सी इसमें से फ़ॉर्मेटिंग है जो हम लोग पहले से फ़िक्स कर रखे हैं और कौन-कौन सा डेटा हम लोग इसमें से डायनामिक रख रहे हैं, यानी कि एक्सेल से लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग अगर हाइलाइट मर्ज फ़ील्ड करेंगे, तो देखिए जितना सारा डेटा एक्सेल से आ रहा है ना, ये अपने आप हाइलाइट हो गया। क्योंकि ये सारा डेटा जो है हमने क्या रखा था, ये फ़ॉर्मेटिंग में सेट कर रखा है और ये जो भी हाइलाइटेड डेटा है, ये क्या है, तो आपका जो है मर्ज फ़ील्ड से होके आ रहा है। ठीक है? यानी कि एक्सेल शीट से आ रहा है। अब इसी में क्या होता है कई बार मान लीजिए अगर हमें इसी को लेटर के फॉर्म में किसी को भेजना है, तो हम क्या करेंगे, सबके लिए तो ये हमारा पैटर्न बन के तैयार हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ग्रीटिंग्स लाइन ऐड कर सकते हैं कि भाई डियर और डियर के बाद नाम लिख के आएगा जो भी हम लिखवाना चाहते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरीके से हम लोग लेटर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो देखिए जैसे ही मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया टू व्हॉम इट मे कंसर्न और फिर यहाँ पे नाम लिखा आएगा, फिर उसके बाद सारी चीज़ें लिखी आएँगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम सेम एक ही फॉर्मेट के ऊपर काम करके अब देखिए जैसे ही मैं इसको भी फिनिश एंड मर्ज करूँगा, तो क्या हो जाएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे ये टू व्हॉम इट मे कंसर्न जो है, इस तरीके से लिख देगा। ठीक है? तो ये आप देखेंगे, अभी देख लीजिए हमारे पास बन के तैयार आ गया है और देख लीजिए सारे के सारे जो हमारे अ, ये है सर्टिफ़िकेट्स हैं, उसके ऊपर ये कॉमन चीज़ें लिख के आ चुकी हैं, सारे के सारे मार्कशीट के ऊपर लिख के आ चुके हैं। तो ये फ़ायदा होता है हमारे मेल मर्ज का कि हम लोग विदिन अ फ्यू सेकंड्स क्या करते हैं, तो एक ही फॉर्मेट को यूज़ करके बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेल मर्ज फीचर अच्छे से समझ में आया होगा और मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को सिखाया जा सकता था और अब हम लोग चलते हैं अपने थ्योरी के ऊपर तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि भई ये चीज़ें क्या लिखी थी। तो सबसे पहले आपको याद होगा हमने भी क्या किया, तो सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर गए। वहाँ पे मेल मर्ज के टैब के अंदर जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, तो जो भी फॉर्मेटिंग हमें सेलेक्ट करना है, लेटर सेलेक्ट करना है, लेबल सेलेक्ट करना है, एनवेलप करना है या फिर जो हमारा डॉक्यूमेंट जिस फॉर्मेट में है, वैसे भी रहने दे सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, उसके बाद रिसिपिएंट को सेलेक्ट किया। एडिट रिसिपिएंट लिस्ट करेंगे तो वहाँ से हम लोग चीज़ों को फ़िल्टर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंट है कि भाई हम लोग इंसर्ट मर्ज फ़ील्ड पे जाते हैं और जो भी फ़ील्ड्स हमें चाहिए, जहाँ पे चाहिए, इंसर्ट करते हैं। उसके बाद प्रीव्यू देख लेते हैं और फिर लास्टली फिनिश एंड मर्ज कर देते हैं। एंड फिनिश एंड मर्ज करने के बाद हम लोग जो है प्रिंट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं या फिर उसको इंडिविजुअली एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने देखी और मेल मर्ज का फीचर इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ।
तो बेसिकली हमने यही देखा कि मेल मर्ज क्या होता है, तो पर्सनलाइज़ बल्क डॉक्यूमेंट बनाने का काम करता है। मतलब एक एक तरीके का ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत सारे फीचर्स 90% फीचर्स जो होते हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं। बस उसमें क्या होता है कि नाम, एड्रेस और उनके फ़ोन नंबर चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, पर्सनलाइज़ बना के भेजने का काम करते हैं। तो डेटा सोर्स के लिए हम लोग एक्सेल का यूज़ कर लेते हैं और मेल मर्ज फीचर को यूज़ करके ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि भाई मर्ज फील्ड के अंदर क्या होता है, तो इस तरीके से सिंटैक्स शो किया जाता है और इसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं तो जो सेलेक्ट मर्ज फील्ड होता है वहाँ पे जाके सेलेक्ट कर देंगे और हमारा जो काम है वो हो जाएगा। डेटा सोर्स के लिए हम लोग एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं या फिर हम लोग एक्सेस जो आपका एमएस एक्सेस होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मेलिंग टैब में जाके हम लोग ये सारा जो मेलिंग विज़ार्ड होता है उसको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो मेल मर्ज जो है पूरी तरीके से हमने कंप्लीट किया। लास्टली हम लोग क्या कर सकते हैं तो फिनिशर मर्ज करके या तो प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसको इंडिविजुअली डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं, इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली वहाँ से हम क्या कर सकते हैं तो सेंड ईमेल मैसेज कर सकते हैं। मतलब वहाँ से हम लोग डायरेक्टली ईमेल वगैरह पे भेज सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 6 यहाँ पे स्टेप्स होते हैं आपके किसके अंदर तो मेल मर्ज की फीचर के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ बात कर लेते हैं जो है आपका मैक्रो। मैक्रो के बारे में हमने टियर 1 टियर 2 की क्लासेस में सॉरी हमने आपको बताया था कि मैक्रो क्या होता है, तो मैक्रो एक ऐसा फीचर होता है जो बेसिकली ऐसा काम जो आप बार-बार, बार-बार करते हो, ठीक है? उस काम को परफ़ॉर्म अगर आपको करना होता है तो हम क्या करते हैं मैक्रो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बेसिकली मैक्रो क्या है एक प्रकार का टूल है जो आपका जो रिपिटिटिव काम होता है उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और जब भी आपको दोबारा वो काम करना होता है तो सिर्फ़ आप उस मैक्रो को कॉल करते हो और आपके बिहाफ़ में वो काम क्या कर देता है, कर देता है। अब इस मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए कहाँ जाना होता है तो व्यू टैब के अंदर टैब के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन होता है या फिर अगर आप व्यू टैब के अंदर नहीं जाते हो तो दूसरा तरीका ये है कि डेवलपर टैब के अंदर होता है। अब देखिए डेवलपर टैब आप में से बहुत सारे जो लोग होंगे उनको लगेगा कि हमारे सिस्टम में तो दिख ही नहीं रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डेवलपर टैब का क्या किस्सा है और ये किस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है? इसके लिए पहले हम लोग इसको रिमूव करते हैं। ठीक है? तो आई थिंक अभी दिख रहा है, आपके लिए स्क्रीन दिख रही है। चलिए मैं आपको स्क्रीन लगा देता हूँ। हाँ, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं ओके मैं यहाँ पे ये ऑन कर देता हूँ ताकि आपको सारे डायलॉग बॉक्स अच्छे से दिखाई दें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार किया था। अब देखिए, अभी हालाँकि ये डेवलपर टैब हमारे में दिख रहा है बट आप में अगर नहीं दिखेगा तो उसका रीज़न ये होता है कि प्राइमरीली जो होता है ये आपके सिस्टम में नहीं होता है। आपको इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। सिंपल आप इसके लिए ऑप्शंस में जाते हैं, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे कस्टमाइज़ रिबन का। कस्टमाइज़ रिबन में जाओगे तो ये अनचेक रहता है पहले, इसको चेक करके सिंपल ओके करोगे तो डेवलपर टैब इनेबल हो जाएगा। डेवलपर टैब में आके देखो आप यहाँ पे मैक्रो का ऑप्शन मिलता है तो ये मैक्रो बेसिकली करता क्या है? तो जैसे मान के चल लीजिए कि चलो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि जैसे ये टियर 1 है, ठीक है? जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मैं चाहता हूँ ना चलो एक काम कर लेते हैं, इसकी जो फ़ॉन्ट वॉन्ट है इसको चेंज कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई जो इसकी फ़ॉन्ट वॉन्ट हो ना या तो नीचे की जो सारी फ़ॉन्ट होंगी, डिज़ाइनिंग होगी, ये बिल्कुल ऊपर जैसी हो। तो बार-बार मुझे वो काम ना करना पड़े। चलो मैं करके दिखाता हूँ जैसे ये टियर 1 है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है तो मैक्रो को रिकॉर्ड करना होता है। मैक्रो रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। या तो आप सिंपल क्या कर सकते हो रिकॉर्ड मैक्रो पे आप आओगे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि भाई आपको किस तरीके का यहाँ पे मैक्रो ये सेट करना है। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो मैक्रो, ठीक है? इस नाम से मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखिए 2 तरीके होते हैं मैक्रो रिकॉर्ड करने के, या तो आप बटन के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, या फिर कोई शॉर्टकट की भी यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बटन के थ्रू देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इनवैलिड नाम आ रहा है, तो इसको हम लोग दूसरा नाम देके देख लेते हैं। चलिए मैक्रो 2 रहने देते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो मैक्रो हमारा स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे जो भी करूँगा ना, ये उस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा। जैसे मान के चल लीजिए कि अभी आप देखोगे ये कर्सर थोड़ा अलग तरीके का हो गया है। तो अब समझिए कि मैं टियर 1 के ऊपर क्या-क्या कर रहा हूँ। तो टियर 1 के ऊपर मान लीजिए कि मैं ना सबसे पहले तो इसका करता हूँ, कि इसको मैं कर देता हूँ अपर केस में। अपर केस में करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ हाइलाइट, और हाइलाइट करने के बाद इसके कलर को मैं कर देता हूँ रेड। अब इतना मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया तो हम लोग सिंपल जाके अब क्या कर देंगे तो रिकॉर्डिंग को कर देंगे बंद। अब हम लोगों ने मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया। तो जैसे ही हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया तो उसने ये सारा फ़ंक्शन जो हमने करा ना इस टियर 1 के पीछे, टियर 1 की फ़ॉर्मेटिंग के पीछे, उसको उसने रिकॉर्ड कर लिया। और अब चाहिए कि मुझे दोबारा से अगर उसको यूज़ करना है, तो 2 तरीके हैं फिर से। आप सिंपल यहाँ पे आओगे, जैसे टियर 2 है, ठीक है? तो टियर 2 को आप सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे आपको ना मैक्रो के ऑप्शन में आता है, जितने सारे आपने मैक्रो रिकॉर्ड किए होंगे, ये सारे आपको दिख जाएँगे। तो मैक्रो 2 हमने भी रिकॉर्ड किया था, तो इसको जैसे ही हम लोग रन करेंगे, तो ये रन करने के बाद अभी क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, इसको थोड़ा-सा एंड कर देते हैं हम लोग। कई कई बार ये हो जाता है कुछ
यहाँ पे कुछ क्योंकि बैकग्राउंड में कोड्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें रन होती हैं, तो इस वजह से भी ये एरर आपको दिखा रहा है और देखते हैं इसको फिक्स करने की भी अभी हम लोग कोशिश कर लेंगे अगर चीज़ें हो पाती हैं तो। ठीक है। फिलहाल के लिए चलो मैं दूसरा आपको मेथड पहले एक बार से हम लोग करके देखते हैं, जो बटन वाला मेथड था। तो हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो पे सबसे पहले आते हैं और यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि कोई एक बटन हम लोग दे देते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए F5 बटन को यहाँ पे प्रेस कर देते हैं और कोई भी की आप चाहे तो अपने हिसाब से दे सकते हैं। मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पे कीज़ वगैरह आपके लिए लगाना चाहता हूँ, तो कोई की असाइन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। 1 सेकंड। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है जिस वजह से ये टाइप हो नहीं पा रहा है। लेट्स से यहाँ पे थोड़ा-सा ट्राई करके हम लोग देखते हैं। ओके, सो ये रिकॉर्डिंग ऑन था एक्चुअली बैकग्राउंड में, इस वजह से ये चीज़ें जो हैं ये वर्क नहीं कर रही थी। तो इसको हम लोग फिर से ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमने पहले एक मैक्रो रिकॉर्ड किया था, तो देखते हैं ये यहाँ पे वर्क करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए सिंपल हम मैक्रो पे आते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो चलो मैं एक फ्रेश यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो लिख के हम लोग एक बार से ट्राई करते हैं कि क्या ये वर्क करता है, नहीं करता है। तो चलो यहाँ आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ सबसे पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है और इसको मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली देखिए मैं आपको बताता हूँ जो आपकी मैक्रो होती है वो क्यों यूज़ होती है। तो मैक्रो हर वो काम जो आपको बार-बार रिपीट करना पड़े, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हम लोगों की हर रोज़ सुनने की आदत होती है। तो हम क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और जब-जब मन होता है उसको सुनते हैं। तो उसी प्रकार से ये मैक्रो होता है जो एक बार आप काम करते हैं और फिर दोबारा बार में जब करना होता है तो आप सिंपली उसको कॉल करते हैं, वो आपके लिए वो काम करता है। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले ना अब हम लोग ट्राई करके देखते हैं। हम लोग सबसे पहले मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कीबोर्ड असाइन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये कीज़ आई थिंक असाइन नहीं हो पा रहा है। कीबोर्ड का इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है? आप सिंपल यहाँ पे आके अपनी जो कीज़ है ना उसको आप असाइन कर पाओगे। तो जिस की के साथ आप यहाँ पे इसको असाइनमेंट दोगे, बेसिकली वो की के यूज़ से आप क्या कर पाएँगे तो आप बाद में जो मैक्रो होगा उसको कॉल कर पाते हैं। तो यही फीचर होता है। अभी ये यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए, तो हम लोग नया मैक्रो यहाँ पे फ्रेश मैक्रो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग मैक्रो के ऊपर आ जाते हैं और बटन से ही हम लोग यूज़ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आई थिंक ओके, इस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया है और अब शायद ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग एक बार बटन भी आपके लिए ऐड करा के देखते हैं कि ये कीबोर्ड शॉर्टकट की ले रहा है, नहीं ले रहा है। अभी भी ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है। आई थिंक कीबोर्ड का कोई प्रॉब्लम है आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही होता है कि जो भी कीज़ आप यहाँ पे एंटर करोगे ना, उस की से आपका मैक्रो ऑन ऑफ हो जाता है, तो ये काम होता है। अब चलिए हम लोग मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे, तो मैक्रो यहाँ पे आते हैं बटन के ऊपर और यहाँ से इसको हम लोग पहले तो कर लेते हैं ऐड। ये कुछ सेटिंग का इश्यू है जो मैंने सेट नहीं कर रखा है जिस वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम जनरली आती नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे कि ये हमारा मैक्रो अभी भी ऑन हो गया क्या? ओके, सो अभी डेवलपर टैब टैब ही गायब हो गया, तो थोड़ी प्रॉब्लम है शायद सेटिंग्स के साथ जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। वैसे अगर आप प्रॉपर अपना सेटिंग वगैरह यहाँ पे रखोगे तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। तो हम लोग एक बार ये ट्राई करके देखते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा थ्योरेटिकली ही कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। जैसे मान के चल लीजिए कि मैंने इस वाला जो ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है, इस पे मैं कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ और मान के चल लीजिए कि हम एक बार लास्टली ट्राई करते हैं यहाँ से अगर हो पाता है तो। अदरवाइज़ कुछ सेटिंग का इश्यू होगा जिस वजह से ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं क्योंकि मैक्रो वगैरह जो है थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होती है, उसके लिए कुछ कोड्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें रहती है जो जनरली हम लोग डे टू डे लाइफ में क्योंकि हमारी ज़रूरत होती नहीं है। तो हम लोग वैसी सेटिंग्स को इनेबल करके नहीं रखते हैं और इस वजह से ये थोड़ा इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि नया एक मैक्रो बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो ऑन कर देते हैं और सारी चीज़ें हम लोग क्या रख देते हैं तो चलिए जेएसए डॉक्यूमेंट इसी के ऊपर हम लोग रखते हैं और
चलिए ओके कर देते हैं और इस पे कुछ चेंजेस वगैरह अप्लाई करके हम लोग देखते हैं कि ये हमारा चलिए इसकी फॉर्मेटिंग या कलर वगैरह को हम चेंज कर लेते हैं, इसकी साइज़ वगैरह को थोड़ी इंक्रीज़ कर लेते हैं। और अब जो है हम लोग क्या कर देते हैं मैक्रो को बंद करके देखते हैं कि इसने रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं और देखते हैं कि इसने यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड किया है कि नहीं। तो मैक्रो पे चलते हैं, मैक्रो 8 इसने कुछ रिकॉर्ड तो किया है लेट्स सी क्या रिकॉर्ड किया है अभी हम लोग इस पे अप्लाई करके देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है? तो व्यू मैक्रो पे आएँगे, मैक्रो 8 पे आएँगे और इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करते हैं, तो इसकी जो हमारी टेक्स्ट की साइज़ थी और बाकी सारी चीज़ें थी, हालाँकि कलर ये चेंज नहीं कर पाया है तो शायद हम लोगों ने लेट से मैक्रो यहाँ पे रन किया होगा। तो एक बार मैं वापस से आपको करके दिखाता हूँ लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे जो इसकी टेक्स्ट की साइज़ थी वो इसने यहाँ पे क्या कर दिया चेंज कर दिया। जैसे मैं इस पे आऊँगा और इस पे भी अगर हम लोग वो मैक्रो को अप्लाई करेंगे, तो सिंपली आप आके यहाँ पे मैक्रो 8 जो हमारा टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए था, इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो शायद हम लोगों ने कलर जो है पहले डाल दिया होगा, इस वजह से ये जो है मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो बेसिकली आपको मोटे-मोटे तौर पे मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप एक बार करते हो और बार-बार उसको यूज़ करना पड़ता है, वैसे जगह पे हम सिंपल क्या कर लेते हैं, तो मैक्रो को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको हम लोग बाकी जगह पे अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा समय बच जाता है। ठीक है? तो आप इसको 1-2 बार परफ़ॉर्म करके देखेंगे तो समझ जाएँगे। हालाँकि देखिए, इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें जो है आपसे वहाँ पे पेपर में नहीं आने वाली है, बट मैं फिर भी बार-बार इस चीज़ को समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको काम ना आए, बल्कि आगे जाके अगर कल को आपको यूज़ भी करना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ठीक है? तो मैक्रो क्या होता है, तो एक प्रकार का क्या होता है, तो ये सीक्वेंस को रिकॉर्ड करता है, सीक्वेंस ऑफ कमांड होता है, जो कि क्या होता है, बाद में हम लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं रिपिटिटिव टास्क में, ठीक है? तो इसके 2 ऑप्शन है, या तो हम व्यू टैब में जा सकते हैं या फिर हम डेवलपर टैब के अंदर जाके इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट को भी यूज़ कर सकते हैं और बटन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 2 चीज़ है और स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए आपको यहाँ पे अगेन या तो आप व्यू टैब में जाके यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर आप बटन से भी रिकॉर्ड जो है रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो। रन करने का भी वही तरीका है, व्यू टैब या फिर डेवलपर टैब दोनों में ही आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे आप जाके सिंपल क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप जो भी आपने शॉर्टकट की बनाया होगा, तो शॉर्टकट की से भी आप उसको ऑन ऑफ कर पाओगे या फिर आप सिंपल बटन से भी ऑफ कर पाओगे, तो ये चीज़ हम पहले ही समझ चुके हैं। और देखिए एक और चीज़ है कि मैक्रो के अंदर जो कोड्स लिखे होते हैं ना, वो किस लैंग्वेज में होते हैं, तो वीबीए कोड्स हम लोग कहते हैं, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ये कैसा दिखता है, मैं भी आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ और इसी कोड की मैं बात कर रहा था। ये जो होता है ना थोड़ा टेक्निकल चीज़ रहता है और ये जनरली हम लोग हम आप जैसे लोग जो जनरली डे टू डे लाइफ में काम करते हैं वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे कोड्स वगैरह ये जो है ये दिखते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊँगा। देखिए ये इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आप आपको पता भी नहीं होगा कि भाई ये क्या चीज़ें लिखी गई हैं, नहीं लिखी गई हैं क्योंकि हम तो बटन से काम करना जानते हैं, हम तो शॉर्टकट की से काम करना जानते हैं। बट उसके पीछे देख सकते हैं कितने सारे ये अलग-अलग तरीके के कोड्स जो है वो रन होते हैं। अलग-अलग तरीके की जो चीज़ें रहती हैं आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहीं पे थोड़ी बहुत अगर 1-2 कोड आगे पीछे हो जाए या फिर कुछ यहाँ पे एरर आ जाए तो आपकी मैक्रो वगैरह जो है वो वर्क नहीं करती है। तो इसी वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था पहली बार में। तो आपने देखा कि भाई मैक्रो इस तरीके से आपका यहाँ पे काम करता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैक्रो के बारे में आपसे पूछ ही लिया जाए तो बस आपको ये जानना है कि भाई व्यू टैब या फिर डेवलपर टैब से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसमें हम लोग रिपिटिटिव टास्क जो भी हमारा होता है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हम लोग इन फ्यूचर उसको यूज़ कर पाएँ और इसके लिए हम लोग बटन्स और शॉर्टकट की दोनों यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो जो कोड होता है, रिटन होता है वो क्या होता है तो वीबीए कोड्स होता है जिसको हम लोग विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है? चलिए, अब हम लोग इतना समझ चुके हैं, अब हम लोग लास्टली देखेंगे कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लिए, सब कुछ कर लिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारा डॉक्यूमेंट चोरी हो जाएगा? क्योंकि मान लीजिए आपको जैसे मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट बना के दिया और हो सकता है कि आप क्या करोगे, आप किसी को भेजोगे और वो उसमें कुछ चेंजेस कर देगा, कुछ बदलाव कर देगा और वो फिर आपको अगर आप तक वो पीडीएफ पहुँचेगा तो लगेगा कि हमने ही शायद उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करे हैं। तो ऐसे ऐसे केसेस में जो चेंजेस वगैरह होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपका एक तो हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं फाइल को और प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं तो पासवर्ड वगैरह के थ्रू कर सकते हैं, एन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड कर सकते हैं, उसकी एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो एग्ज़ैक्टली क्या-क्या ऑप्शंस हैं चलिए हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने सबसे पहले जो हमारा वर्ड का एप्लीकेशन है, तो ये हमारा मान लीजिए कि एक फ़ाइल है और इस फ़ाइल को मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी जो इसको एक्सेस करे, वो इसमें कुछ चेंजेज़ ना कर पाए। तो देखिए सबसे पहले हमें अगर प्रोटेक्शन डालना होता है, तो यहाँ पे आके आप देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है इन्फो का। तो जैसे इन्फो पे आएँगे, तो 2-3 चीज़ें आपको नज़र आएगी। सबसे पहले आप देख लीजिए प्रॉपर्टीज़।
प्रॉपर्टीज़ भी आपको जानना ज़रूरी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एडवांस प्रॉपर्टी जब हम इसमें हम लोग आएँगे तो बहुत सारी जो भी स्टैटिक या फिर कंटेंट की कस्टम बहुत सारी जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी मेटा डेटा होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेंशन होता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे होता है एक फ़ाइल का, तो इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है फ़ाइल, फ़ाइल के अंदर इन्फो, इन्फो के अंदर जो है प्रॉपर्टीज़ जो होता है, प्रॉपर्टीज़ में पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टीज़ एंड मेटा डेटा है, हमारे डॉक्यूमेंट का होता है। अब इस डॉक्यूमेंट को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो क्या-क्या ऑप्शन है? तो देखिए प्रोटेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, ये भी आपको मिलता है इन्फो वाले सेक्शन में। अब देखिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन है? तो पहला ऑप्शन होता है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। ऑलवेज ओपन रूड रीड ओनली में क्या होगा कि जभी भी हम इस फाइल को खोलेंगे तो अपने आप ये रीड ओनली में ऑन होगा। इससे क्या होगा तो कभी भी क्या हो जाता है तो ये क्या प्रिवेंट करता है तो प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंजेस बाय आस्किंग रीडर्स टू ऑप्ट टू एडिटिंग मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप ओपन करोगे, तो तुरंत ये एडिटेबल फ़ाइल के तौर पे ओपन नहीं होगा। जिससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कुछ बाय मिस्टेक कुछ टैप हो गया, कुछ डिलीट हो गया, तो चेंजेज़ इसमें नहीं होंगे। वो पहले रीड ओनली में ओपन होगा और अगर आप कुछ चेंज करना चाहेंगे, तो ये आपसे पूछेगा कि अभी ये रीड मोड में है, क्या आप एडिट करना चाहते हैं? तो आप अलाउ करोगे तो चेंजेज़ हो जाएँगे। तो ये हो गया अलाउ ऑलवेज़ ओपन रीड मोड ओनली। तो इससे क्या प्रिवेंट होगा? तो आपकी एक्सीडेंटल चेंजेज़ होती है, जो प्रिवेंट होगी। लेकिन अगर दूसरों से प्रिवेंट करना है, भई दूसरे मेरा जो है इन्फॉर्मेशन वो कॉपी ना कर ले, उसको एडिट ना कर ले, इसके लिए हम लोग कहते हैं इनक्रिप्टिव पासवर्ड। इनक्रिप्ट में क्या होता है कि भाई इस फ़ाइल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से पासवर्ड को डाल सकते हैं। जो भी पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे, अब जिसके साथ मैं ये फ़ाइल शेयर करूँगा, जब तक ये पासवर्ड वो एंटर नहीं करेगा, तब तक जो है आपकी जो ये फ़ाइल होगी, वो ओपन ही नहीं होगी। तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है फ़ाइल शेयरिंग के लिए, अगर आप प्रोटेक्ट करके किसी को भेजना चाहते हो और ये नहीं चाहते हो कि बीच में कोई जो बंदा है, वो उसको देख ले। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में क्या होता है कि इसमें कोई पासवर्ड तो नहीं लगा होता है, ठीक है? कोई पासवर्ड नहीं लगा होता है बट आप यहाँ पे क्या कर देते हो इसकी एडिटिंग जो होती है, किसी के हाथ अगर ये फ़ाइल लग भी जाएगी, तो उसको देख तो सकता है लेकिन इसको एडिट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी जो फ़ॉर्मेटिंग होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, एडिटिंग को बंद कर दिया है। तो ये 3 तरीके होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? हालाँकि इसके अलावा आजकल डिजिटल सिग्नेचर्स भी हम लोग असाइन करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर हम लोग डाल देते हैं और वो डिजिटल सिग्नेचर जब तक वहाँ पे कोई भी उस फ़ाइल को असाइन नहीं करेगा तब तक वो डेटा नहीं ओपन होगा जब तक वो उसको वेरीफ़ाई नहीं करेगा तो। लेकिन जनरली ये 3 तरीके बहुत यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं अगर प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं तो। एक तो रीड मोड ओनली, एक है जिसमें हम लोग पासवर्ड के साथ उसको लॉक कर देते हैं और तीसरा है जिसमें हम लोग एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग वापस आते हैं अपने नोट्स के ऊपर और देखते हैं कि इसके बारे में क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है? अब चलिए, तो ये चीज़ आपने देख लिया कि भाई प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या होता है, तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए आपको सबसे पहले फाइल में जाना है, फिर इन्फो में जाना है, वहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है, सेवरल प्रोटेक्शन ऑप्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, तो एन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड। एन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड में सिंपल सा ऑप्शन क्या होता है कि भाई आप एक पासवर्ड लगा देते हो कुछ डिजिट्स का और जिसको ओपन करना है वो पासवर्ड डालेगा तो ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में क्या हो जाता है, तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में क्या हो जाता है भाई आपको पासवर्ड तो नहीं लगाना पड़ता है, पासवर्ड नहीं एंटर करना पड़ता है, बट आप उसको ओपन तो कर लोगे लेकिन व्यू ओनली में रहेगा, वो आप एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसमें क्या होगा अलाउ ओनली ट्रैक चेंजेस, कमेंट्स और फॉर्म फिल मतलब इसमें क्या कर सकते हो आप सिर्फ चेंजेस को ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो बट उसमें चेंजेस कर नहीं सकते हो, ठीक है? डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो जनरली क्या होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाई द डॉक्यूमेंट हैज़ नॉट चेंज सिंस साइंड मतलब जब से ये डिजिटली मान लीजिए कि अभी मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया, अभी वो मैं डिजिटली साइन करके मैंने आपको दे दिया। तो अगर उसमें अगर अगला कोई चेंज कर देगा, तो वो डिजिटली साइन जो मेरा रहेगा, वो तो अपडेट नहीं होगा ना। तो जो डिजिटल साइन होगा वो तो अपडेट नहीं होगा। तो उस वजह से क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि भई लास्ट बार ये डेटा डेटा कब अपडेट हुआ है और किसने अपडेट किया है। ठीक है? तो डिजिटल सिग्नेचर को भी हम लोग आजकल एक तरीके से वेरिफिकेशन पर्पज़ से यूज़ करने लगे हैं। ठीक है? एंड डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी एंड मेटा डेटा के लिए हमने आपको बता ही दिया कि भई इसके लिए भी आप फाइल टैब में जाते हैं, इन्फो में जाते हैं, तो आपको प्रॉपर प्रॉपर्टी दिख जाती है जिसके अंदर आपको टाइटल का नाम दिख जाता है, ऑथर दिख जाता है, सब्जेक्ट, टैग, कैटेगरी, कंपनी का नाम, वर्ड काउंट ये सारी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे दिख जाती है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। एंड लास्टली जब सब कुछ हम लोग कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट को हमें क्या करना होता है, हम लोगों ने सॉफ्ट कॉपी तो बना लिया, बट उसको अगर हमें क्या करना है, एक हार्ड कॉपी के अंदर लाना है, तो प्रिंट एंड प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब वही है कि भई प्रिंट होने से पहले आप देखना अगर चाहते हैं कि ये प्रिंट के पेज पे कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है? मैं आपको एक बार से दिखा भी देता हूँ और अगर आप चाहते हैं कि प्रीव्यू ना देख के हम लोग क्या कर लें, डायरेक्टली जो हमारा ये रहता है हमारे जो पेजेज़ होते हैं उसको हम चाहें कि अगर प्रिंट कर लें, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो प्रिंट के ऑप्शन पे जाएँगे तो देखिए, ये आपको प्रीव्यू दिख रहा है अभी।
इसको हम लोग कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू कि भाई इस तरीके से प्रिंट होगा। और इसके अलावा अगर हमें फिर भी प्रिंट करना है कि भाई ठीक है मुझे लग रहा है सही दिख रहा है, तो मैं सिंपल प्रिंट पे जाऊँगा। तो अब ये जो है ये प्रिंट होना स्टार्ट हो पहले ये सेव करने के लिए बोलेगा इस डॉक्यूमेंट को और फिर प्रिंटर के साथ अटैच करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। शॉर्टकट की आप लोग जानते हैं कंट्रोल पी होता है, कंट्रोल पी भी हम लोग प्रेस करेंगे तो ये प्रिंटिंग का जो प्रीव्यू होगा वहाँ पे पहुँच जाएगा और यहाँ से हम सिंपल इसको प्रिंट कर पाएँगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आफ्टर लाइक जब हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, तब हम लोग इन सारे टास्क को करते हैं, ठीक है? तो कंट्रोल पी के साथ हम लोग क्या करते हैं, तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ पे हम लोग को प्रीव्यू दिखाया जाता है। जैसे ही कंट्रोल पी करेंगे तो अपने आप ही जो है प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो होता है पेज के नंबर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन-कौन से पेजेज़ हमें क्या करने हैं। कुछ स्पेसिफिक पेजेज़ अगर आपको प्रिंट करने हैं, तो वो भी आप वहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। उसकी कॉपीज़ वगैरह हम लोग बढ़ा सकते हैं कि भाई 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, 10 कॉपी चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉपीज़ हम लोग सेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक सेक्शंस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे अलग-अलग करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। पेज रेंज भी हम लोग देख सकते हैं कि भाई अगर मुझे मान के चल लीजिए कि 10 से 20 पेज चाहिए और उसके बाद हमें 21 से 30 नहीं चाहिए। तो हम लोग ये भी यहाँ पे पेज रेंज को सेट कर सकते हैं कि भाई मुझे सिर्फ़ 10 से 20 चाहिए, उसके बाद वाला नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग आफ्टर ऑल दिस जब हम लोग का डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, तो कंट्रोल पी को यूज़ करके प्रीव्यू देखते हैं और फिर फाइनली उसको प्रिंट कर लेते हैं और एक हार्ड कॉपी में जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, वो हमारे लिए फाइनली बन के तैयार हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी थी आपकी यहाँ पे एमएस वर्ड की यहाँ पे कंप्लीट होती है और आज के इस सेशन में हमने देखा कि भाई जो आपका कुछ एडवांस फीचर जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका जो आपका मेल मर्ज है वो हमने आज देख लिया और मेल मर्ज से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा और इसके स्टेप्स वगैरह पे ज़रूर से ध ध्यान रखिएगा कि किस तरीके के स्टेप्स वगैरह इसमें फ़ॉलो होते हैं। कौन से टैब्स कहाँ पाए जाते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये बात आप ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और अब हम लोग आगे देखें तो कुछ लास्टली हमने आपके लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ जो हैं, वो आपके लिए लगा दी हैं, जो एमएस वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो सारे यहाँ पे जो है आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएँगे, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं उसके सामने हमने स्टार लगा दिए हैं, तो एक बार इन सबको गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर इस तरीके से शॉर्टकट किया आता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से हमने पूरा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कर लिया। इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज़ जो है 32,767 होते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमने आपके लिए लिख दिया है। टोटल मेल मर्ज में 6 स्टेप तो होते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम लोग कर चुके हैं। टोटल 34 प्लस हमने ज़्यादा यहाँ पे शॉर्टकट्स आपके लिए दिए हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपको यहाँ पे इसका देखने के लिए मिलेगा आपके सीपीटी पेपर में, तो ज़रूर से इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लीजिएगा और पूरा का पूरा जो एक समरी है, हमने इस नोट्स के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, तो इसको ज़रूर से आप रिवाइज़ कीजिएगा और उससे आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब का भी आपको यहाँ पे लिंक भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप सिंपल ह यहाँ पे घर से स्टडी पे जाके आप हमें देख सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमें वहाँ पे भी बता सकते हैं। तो आज फाइनली जो है आफ्टर 6 क्लासेस हमने जो एमएस वर्ड का जो पूरा का पूरा चैप्टर है, वो कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है और इसके जो नोट्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, तो आप नोट्स वाले सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं, उसको रिवाइज़ कर सकते हैं और इसके अलावा जो है इसके क्वेश्चन्स जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन्स वो भी हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं, तो उसको भी जाके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला आपका सेक्शन है, वहाँ पे आप जाके ज़रूर से उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और सारे के सारे लोग जो है अपने मार्क्स को ज़रूर से भेजने का काम कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि कितना ज़्यादा आपको जो है बेहतर इस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है और आपके स्कोर जो है किस तरीके से बन रहा है। ठीक है? तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन्स वगैरह आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, तो क्वेश्चन के साथ ही साथ हम लोगों ने नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया है। चैप्टर 1 फाइनली यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब हम लोग इसी प्रकार से दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 2 रहेगा, जिसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा जो एमएस एक्सेल है, इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है? तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। मिलेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।